Hello students. So last lecture we have done with Bernoulli's equation. उसके पहले लेक्चर में हमने देखा था the equation of continuity, that is AB equal to constant, AD equal to constant, delta V constant, delta M constant. क्लियर? उसके अगले लेक्चर में हमने देखा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज बर्नौलीज प्रिंसिपल. किसी भी फ्लूइड के लिए हमेशा कांस्टेंट होता है. ठीक है, तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन. एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन में सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करूंगा कि एक लॉ जिसका नाम है टॉरिस-सेली लॉ. तो टॉरिस-सेली लॉ पढ़ने के पहले आप लोग ने थंबनेल तो देख लिया होगा. थंबनेल में कि आज का टॉपिक है टॉरिस-सेलीज लॉ एंड स्पीड ऑफ इफ्लक्स. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इफ्लक्स होता क्या है. आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं. इफ्लक्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इफ्लक्स? इफ्लक्स है क्या? मान लिया जाए मैं एक कंटेनर ले लूं, एक स्मॉल कंटेनर ले लेना है. इस कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है. किसी भी पॉइंट पे एक ओपनिंग कर दिया, तो इस ओपनिंग से क्या होगा? ऐसे फ्लूइड बाहर आएगा, ऐसे फ्लूइड बाहर आएगा. तो ये जो फ्लूइड बाहर आ रहा है, द फ्लूइड कमिंग आउट फ्रॉम अ स्मॉल होल इज कॉल्ड एज इफ्लक्स. किसी भी कंटेनर में, किसी भी बीकर से अगर किसी पॉइंट पे मैं होल करता हूं तो उससे जो लिक्विड बाहर आ रहा है, उससे जो फ्लूइड बाहर आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? इफ्लक्स. तो व्हाट इज इफ्लक्स? डेफिनेशन क्या मिला हम लोगों को? द फ्लूइड कमिंग आउट, the fluid coming out from a small hole is called as, what are we called? It's called as efflux. So this is what? ये आपका क्या है? ये आपका efflux है. ठीक है. efflux के बाद what do you mean by orific? एक और नया वर्ड आएगा यहाँ पे. ऑरिफिक क्या होता है? ऑरिफिक मींस सिंपल, कोई एक ओपनिंग. जैसे मेरे मुंह का ऑरिफिक ओपनिंग, कान का ऑरिफिक, नाक का ऑरिफिक. ऑरिफिक का सिंपल मीनिंग है एक ओपनिंग. तो द स्मॉल ओपनिंग थ्रू व्हिच फ्लूइड इमर्ज आउट कॉल्ड एज, फ्रॉम व्हिच फ्लूइड इमर्ज आउट कॉल्ड एज ऑरिफिक. द स्मॉल ओपनिंग फ्रॉम व्हिच, जिससे क्या हो? फ्लूइड क्या हो? इमर्ज आउट कॉल्ड एज ऑरिफिक. तो यहां पे ऑरिफिक क्या है आपका? ये देखिए, ये एक सर्कुलर पार्ट में यहां पे बना देता हूं. ये क्या है? ये ओपनिंग का नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड एज ऑरिफिक. क्लियर? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं आज का जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज टॉरिस-सेलीज लॉ. इस लॉ ने क्या बताया था, इसको समझने के पहले देखिए मैं आपको क्या क्या बता रहा हूं. आइए एक कंटेनर ले लेता हूं. एक कंटेनर ले लिया. ठीक है. इसमें मान लिया h हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है, कोई लिक्विड भरा हुआ है h हाइट तक, कैपिटल H हाइट तक हमने फ्लूइड को भर के रखा है. ओके. ठीक है. ये पूरा कंप्लीट इसमें फ्लूइड भरा हुआ है. ओके. ठीक है. मान लिया यहां पे कोई एक स्मॉल ऑरिफिक है. ऑरिफिक मींस स्मॉल ओपनिंग. इससे क्या निकल रहा है आपका? इससे मैं बोल रहा हूं इससे आपका क्या निकल रहा है? इफ्लक्स निकल रहा है. तो ये जो इफ्लक्स होगा ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे निकलता होगा, राइट? तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी. इस वेलोसिटी को निकाला किसने? टॉरिस-सेली ने. ठीक है. मान लेता हूं कि ये जो हाइट है, ये ओपनिंग की हाइट, ये ऑरिफिक की हाइट, यहां से इसके डाउनवर्ड नीचे कितनी है? h1. सपोज दिस हाइट इज h1. मैं यहां पे एक रेफरेंस लेवल बना देता हूं रेड मार्कर से. ये ऑरिफिक के नीचे और एक ऑरिफिक के ऊपर,
ये ऑरिफिक है, ये ऑरिफिक के नीचे की हाइट कितनी है h1 और ऑरिफिक के ऊपर की हाइट कितनी है, ऊपर की हाइट मान लेते हैं h2। ओके, तो बताओ ये वाला लिक्विड जो एकदम टॉप मोस्ट वाला लिक्विड है, अगर इसको यहां से बाहर निकलना है तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तो मैं कितना बोलूंगा, इतना h2 डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा तब वो यहां से निकलेगा। क्लियर है? तो देखो ये बताया गया था यहाँ पे, मान लिया जाए कि उतने ही हाइट पे, मान लिया इसी रेफरेंस लेवल से सेम हाइट पे अगर एक मैं पार्टिकल ले लूं और इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0, अगर मैं इसको सेम हाइट से ड्रॉप करूं, कितना हाइट है बेटा आपकी है, दिस हाइट इज h2, सेम हाइट h2 से मैं एक पार्टिकल को ड्रॉप करता हूं, तो बताओ जब वो ग्राउंड लेवल पे पड़ेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी, तो हम लोग को पता है काइनेमेटिकल इक्वेशन v² = u² + 2as, फ्री फॉल है, इनिशियल वेलोसिटी 0, 2g h2, तो v कितना मिल गया आपको, √2gh2। सिंपल है कि अगर मैं एक मार्कर को लेता हूं, इस मार्कर को यहां से मैं छोड़ता हूं तो नीचे जाके कितना स्पीड में गिरेगा, √2g, ये वाली हाइट, तो यहां पे भी इसको ड्रॉप करूंगा तो कितने स्पीड में गिरेगा, √2gh2। क्लियर? तो टॉरिस-सैली ने क्या प्रूव किया कि ये जो ऑरिफिक यहां से निकलेगा वो भी h2 हाइट ट्रैवल करके आ रहा है, तो उसकी स्पीड भी क्या होती है, यही होती है। तो इसने बताया क्या, द लॉ states that the fluid emerge out from an orifice, या फिर the efflux emerge out from an orifice from a certain height have the same speed to that of a free fall body. A body is falling from the same height. अगर कोई एक बॉडी सेम हाइट से ड्रॉप हो रही है तो उसकी वेलोसिटी जमीन पे पहुंचने पे और एक इफ्लक्स की वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। तो लॉ स्टेट्स दैट, मैं लॉ लिखता हूं यहां पे, द लॉ स्टेट्स दैट the law states that the speed of efflux emerging out from orifice from certain height is equal to the speed of free fall body from same height। मतलब ये इफ्लक्स की जो स्पीड होगी वही वो फ्री फॉल बॉडी की स्पीड के बराबर होगी। इसको प्रूफ करना है। चलो आ जाओ। मान लिया इसकी डेंसिटी कितनी है, रो है। मान लिया यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, v है। मान लेते दो पॉइंट्स ले लेते हैं यहाँ पे। एक पॉइंट है p जो कि अंदर है और एक पॉइंट ले लिया q जो कि बाहर है। तो लेट सबसे पहले व्हाट इज p? p इट इज अ पॉइंट, इट इज अ मॉलिक्यूल जस्ट इनसाइड द बीकर, जस्ट इनसाइड द बीकर एंड नियर टू किसके? इफ्लक्स, सॉरी नियर टू ऑरिफिक। ऑरिफिक के जस्ट नियर है और इनसाइड द बीकर है। ठीक है, मॉलिक्यूल इनसाइड द बीकर क्लोज टू या फिर कंटेनर एंड क्लोज टू ऑरिफिक। क्यू मॉलिक्यूल कहां पे है? आउटसाइड है, आउटसाइड द कंटेनर एंड क्लोज टू ऑरिफिक मींस ओपनिंग के जस्ट बाहर है। व्हाट इज v1? v1 मान लेते यहां पे इसकी वेलोसिटी, यहां पे जो वेलोसिटी v1 ले लेते। स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल p, v2 स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल q, h1 हाइट ऑफ
molecule P from ground level, H2 height of liquid column above point P, height of liquid column above point P, H, it's a total height of liquid, total height of liquid in container, and H का वैल्यू कितना है बेटा आपका, H1 plus H2 rho, it's a density of liquid. ओके, तो ये सब पैरामीटर लिख लिया हम लोग ने। आइए अब डायरेक्ट प्रूफ करते हैं कि ये हम लोग को कैसे प्रूफ होगा कि ये जो V2 है वो इसके बराबर होगा। आइए, ओके, तो हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन में क्या था, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पॉइंट P और पॉइंट Q पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, देयरफॉर वी कैन से प्रेशर एनर्जी per unit volume plus kinetic energy per unit volume plus potential energy per unit volume at point P is equal to pressure energy per unit volume plus kinetic energy per unit volume plus potential energy per unit volume at point Q। ओके, प्रेशर एनर्जी यहां पे देखते हैं। तो यहां पे प्रेशर मैं कितना बोलूंगा कि यहां पे अगर मैं देखने जाऊं तो यहां पे तो एक एटमॉस्फेयर भी प्रेशर अपना अप्लाई कर रहा है और एक इतने लिक्विड कॉलम भी अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल प्रेशर कितना हो गया, एक तो एटमॉस्फेयर का दैट इज P0 प्लस एक लिक्विड कॉलम का, तो लिक्विड कॉलम कितना H2 rho g, H rho g हम लोग ने पढ़ा था, H2 into rho g, दिस इज योर फर्स्ट कंट्रीब्यूशन ये वाला। ओके, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ रो v स्क्वायर, यही था ना, P प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस H रो g। ठीक है, हाफ रो वेलोसिटी कितनी है मॉलिक्यूल P की, हम लोगों ने क्या कंसीडर किया है, v1 कंसीडर किया है, तो हाफ रो v1 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या देखा जाता है कि कितने हाइट पे है, कितने हाइट पे है, H1 हाइट पे है, तो वी विल राइट H1 into rho g is equal to, ओके, पॉइंट Q के बारे में देखते हैं। तो पॉइंट Q कहां पे है, उसके ऊपर कोई लिक्विड है, आंसर इज नो, तो वहां पे क्या है, सिर्फ एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, तो हम लोग लिख देंगे P0 प्लस, अगर मैं वहां पे काइनेटिक एनर्जी का कंट्रीब्यूशन देखूं तो हाफ रो v2 का स्क्वायर प्लस अगर मैं उसकी हाइट देखूं तो वो है H1 रो g। ओके, अब देखो क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है इसमें, ये टर्म इससे कैंसिल हो गया, ये P0 और ये P0 कैंसिल हो गया। हम लोग को पता है V1 कितना है, यहाँ पे 0 है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल मोशन में नहीं है, उसका सिर्फ उस पे प्रेशर है, लेकिन बाहर वाला मॉलिक्यूल V2 पे वेलोसिटी है, दैट इज V। सब्स्टिट्यूट करो सब चीजें, यहाँ पे क्या मिलेगा, H2 रो g प्लस हाफ रो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ रो V का स्क्वायर। ये सब ये टर्म 0 हो गया, तो हम लोग को क्या बचा, H2 रो g is equal to half रो v का स्क्वायर, रो से रो कैंसल, so your v will be equal to under root of 2gH2। so this is your equation। देखो यहां से ये मॉलिक्यूल को यहां से निकलने के लिए कितना हाइट ट्रैवल करनी पड़ी, इतनी। सिमिलरली इस मॉलिक्यूल को, इस पार्टिकल को यहां पहुंचने के लिए कितना हाइट ट्रैवल करनी पड़ी, इतनी। तो इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ 2gH2। तो इस ऑरिफिक की वेलोसिटी भी कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ 2gH2 बाय बर्नौलीज प्रिंसिपल। ओके, अच्छा, ये मॉलिक्यूल यहां से निकल के ऐसे जा रहा है, ठीक है, कौन सी वेलोसिटी उसके पास, हॉरिजॉन्टल। तो यहां पे दो तीन पैरामीटर मैं और निकाल सकता हूं जो एंट्रेंस में पूछता है कभी कभार कि व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, हाउ मच टाइम required to efflux, time required to reach on ground,
मतलब इफ्लक्स को ग्राउंड पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, इफ्लक्स को ग्राउंड पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये निकालना है हम लोग को। ठीक है, हम लोग के पास वेलोसिटी है। हाँ, तो मैं कौन सा इक्वेशन लगाऊं, तो एक काम करो, लगा दो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, कौन से एक्सिस पे, y एक्सिस पे, y एक्सिस पे, y एक्सिस पे। अगर मैं देखूंगा तो इसके पास कौन से एक्सिस पे वेलोसिटी है, x एक्सिस पे, y एक्सिस पे कोई वेलोसिटी नहीं है। ये 11th का पार्ट है काइनेमेटिक्स। इसकी इनिशियल y एक्सिस पे वेलोसिटी कितनी, 0। डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट h1 विद नेगेटिव, एक्सेलरेशन कितना है y एक्सिस पे, माइनस ग्रेविटी। अगर ये सब चीजें रख दूंगा तो क्या मिलेगा, माइनस h इज इक्वल टू 0 माइनस हाफ gt का स्क्वायर, सो योर टाइम विल बी अंडर रूट ऑफ 2h बाय g, 2h1 बेटा h1, क्लियर, 2h1 बाय g। थर्ड पैरामीटर अगर इसी में आपको निकालने के लिए बोले कि अगर इसका रेंज निकालो कि रेंज कितना होगा, कितना रेंज, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, सो दिस इज योर रेंज। हाउ टू फाइंड रेंज, रेंज इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि x एक्सिस पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, अंडर रूट ऑफ 2g h2 अंडर रूट ऑफ 2h1 बाय g, तो ये हो जाएगा 2 गया बाहर, g से g कैंसिल, h1 इनटू h2। बट अगर मैं देखूं h इज इक्वल टू क्या है, h1 प्लस h2, तो यहां से अगर मैं h2 निकाल लूं अंडर h माइनस h1, so if I will put this value, so what will be your range, it will be 2 times to the under root of h1 h minus h1, so this is your range of the efflux। ठीक है, एक दूसरे मेथड से मैं इसको और प्रूफ कर देता हूं, आइए देखते हैं। एक और मेथड है इसका, अगर मान लेते एक ऐसा बीकर लेता हूं जो ओपन, और ये वाला जो मैं मेथड बता रहा हूं ये आपके गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इसलिए मैं ये मेथड आपको यहां पे डिस्कस करना चाहता हूं। ये कुछ ऐसा है, सो नाउ वेयर इज योर ऑरिफिक, दिस इज योर ऑरिफिक। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, a2 है। यहां पे ऑरिफिक से जो पार्टिकल निकल रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है, v2 है। ठीक है, ये सब मॉलिक्यूल ऐसे नीचे जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये पूरा का पूरा ओपन है, तो सब पे कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, v2 है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, a1 है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हम लोग का पॉइंट P है और ये हम लोग का पॉइंट Q है। दिस इज योर ऑरिफिक ओपनिंग, ये निकल रहा है इफ्लक्स, तो इफ्लक्स की हम लोग को स्पीड बताना है, कितना हाइट पे है ये चीज, मैंने बोल दिया h हाइट पे है। ठीक है, सो सिंपली इसको मैं प्रूफ करता हूं, देखिए कैसे लगाओ। यहां पे टोटल एनर्जी मतलब प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कहां पे, एट पॉइंट P इज इक्वल टू प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट पॉइंट Q। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, सिंस बोथ द पार्टिकल्स पॉइंट P and Q are present in atmosphere, so there will be the contribution of atmospheric pressure at point P and Q। यहां पे भी क्या हम लोग का एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, बट ये पॉइंट पे देखूं तो एटमॉस्फेयर है प्लस AB है। तो चलो पॉइंट P पे देखते हैं, पॉइंट P पे कौन सा प्रेशर है, ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा काइनेटिक एनर्जी कहां कितनी है अपने, वहां पे हाफ रो v1 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन कितना है, पोटेंशियल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन वहां पे कितना है, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हाइट पे है, h रो g। ओके, यहां पहुंचते, वहां पे काइनेटिक प्रेशर एनर्जी कितनी है, p0 प्लस, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, तो निकल रहा है डायरेक्ट ओनली P0, क्यों, क्योंकि ये भी ओपनिंग से निकल रहा है और ये भी ओपनिंग नहीं है, तो दोनों पे प्रेशर सेम है। ओके, बराबर है ना, ये भी फ्री हो गया ना,
एटमॉस्फेयर में, तो वहां पे भी प्रेशर सेम ही है। ओके, हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी होगी, कुछ नहीं होगी सर, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल कंसीडर कर लिया है। ओके, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, तो हम लोग ने यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो गया, ये P0 और P0 कैंसिल हो गया, क्या बचा हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस h रो g इज इक्वल टू हाफ रो V2 का स्क्वायर। एक इक्वेशन मैंने लास्ट टाइम आप लोग को बताया था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या था, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। सो इंस्टेड ऑफ v1 यहां पे निकालना है हम लोग को, यहां पे वेलोसिटी निकालना है, और यहां पे वेलोसिटी क्या निकालना है, v2 निकालना है। काम करो यहां पे आप v1 का वैल्यू निकालो, a1 by a2 टाइम्स टू दी v2। क्लियर? अब ये वैल्यू उठा के आप v1 के इक्वेशन में रखो, v1 के इक्वेशन में रखने पे क्या मिलेगा चेक करते हैं। इसको उठा के रखता हूं, सो इट विल बी हाफ रो a1 by a2 का होल स्क्वायर इनटू v2 का स्क्वायर, ये v1 की जगह रख दिया, प्लस h रो g इज इक्वल टू हाफ रो v2 का स्क्वायर। देखो ये रो और ये रो कैंसिल हो गए, हाफ ये पूरे टर्म को ब्रैकेट इस साइड ले लेते हैं, क्या हो जाएगा h इंटू जी इज इक्वल टू हाफ v2 का स्क्वायर माइनस हाफ a1 बाय, देखिए क्या होगा, ये पूरे टर्म को इस साइड ले रहा हूं, यहां बचा h इंटू जी, यहां बचा हुआ है हाफ v2 का स्क्वायर हाफ a1 बाय a2 का होल स्क्वायर इनटू v2 का स्क्वायर। क्लियर? अब इन दोनों में कॉमन टर्म क्या दिख रहा है, h इंटू जी, हाफ v2 का स्क्वायर कॉमन दिखा, 1 माइनस a1 बाय a2 का होल स्क्वायर। ये 2 को उधर लेके जाओ, 2 h इंटू जी इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर 1 माइनस a1 बाय a2 का, कुछ रॉन्ग किया क्या, सॉरी ये a2 बाय a1 होगा, a2 बाय a1। देखिए ना a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, तो v1 इज इक्वल टू a2 बाय a1। सो जितने भी यहाँ पे हम लोगों ने गलती कर दी है उसको सही कर दीजिए, ठीक है। a2 a1, दिस इज योर a2, दिस इज योर a1, सो फाइनल a2 a1। अब देखिए ध्यान से, द होल स्क्वायर कौन ग्रेटर है, a1 ग्रेटर है a2 ग्रेटर है, यार a2 इज वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर टू a1, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, तो a2 बाय a1 क्या बहुत छोटा टर्म मिलेगा, तो उसके स्क्वायर को हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, देयरफॉर a2 बाय a1 का होल स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड। अगर निगलेक्ट कर दूंगा तो व्हाट विल बी योर v2 का वैल्यू, अगेन ये पूरा टर्म गया, सो v2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। वही चीज प्रूफ हुई कि इतने हाइट से लिक्विड फ्लो हो रहा था और यहां से जब निकला तो उसकी स्पीड कितनी है, अंडर रूट ऑफ 2gh। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट योर टॉरिस-सेलिस लॉ, इफ्लक्स और इफिक। इफ्लक्स सिंपल, कोई फ्लूइड का फ्लो होना किसी ओपनिंग से, और इफिक मींस ओपनिंग, एंड टॉरिस-सेलिस लॉ किसी भी हाइट से अगर कोई चीज अगर नीचे फॉल हो रही है तो उसकी वेलोसिटी जब वो जमीन पे स्ट्राइक करेगी और किसी इफ्लक्स की वेलोसिटी जो किसी ऑरिफिक से निकल रही है, वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर मेरा आखिरी लेक्चर होगा थियरी लेक्चर इस टॉपिक का, और उसका नेक्स्ट लेक्चर जो मैं बनाऊंगा वो काफी लंबा लेक्चर होगा, क्योंकि उसमें इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल है सब के सब मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने इसकी सीरीज कंप्लीट नहीं की है तो सबसे पहले इस चैप्टर की सीरीज को कंप्लीट करिए, ताकि आगे के जो लेक्चर्स होंगे वो आपको क्लियरिटी से, आपके जो न्यूमेरिकल सेक्शन होंगे वो आपको क्लियरिटी से समझ में आए। चैप्टर स्टार्ट करने के पहले, चैप्टर का न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के पहले आई मीन मैं आप लोगों को एंड में चैप्टर का पूरा ओवरव्यू लेने वाला हूं कि चैप्टर में कितने फॉर्मूले हम लोगों ने डिस्कस किए, कहां कौन सा टॉपिक डिस्कस किया, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो उसको आप लोगों को कंप्लीट करना है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।